नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो न्यूमेरिकल्स थे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि उस क्षेत्र से उस जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा तो अब आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम लोग हल करने वाले हैं 2018 के जो 17/9/2018, ठीक है, 17/9/2018 के जो तीनों पालियों में जो पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों पालियों में जो 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनको हम हल करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये है, कह रहा है कि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति, ठीक है, कोई बल जो है 1 किलोग्राम पिंड की गति जो है 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। यानी कि क्या दे रखा है, एक तो जो है मास दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 kg, तो 1 kg द्रव्यमान दे रखा है। दूसरी चीज, 2 स्पीड यानी कि चाल दे रखा है। चाल कितनी दे रखा है, 4 मीटर प्रति सेकंड से कितनी कर देता है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब समझेंगे जरा। और पूछा गया, देखिए कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए एक पिंड हो गया, ठीक है, ये एक पिंड हो गया, और इस पिंड पे जब भैया फोर्स लगाओगे यानी कि जब बल लगाओगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा। मान लो ये पहले 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, और जब इसमें हम फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया, तो ये और तेज चलने लगेगा, ठीक है, और तेज भागने लगेगा, तो इसकी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो यहां पे कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, ये सूत्र तो आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट कुछ है नहीं, तो जब डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो यानी कि ये फार्मूला भी नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि जब कार्य का ये फार्मूला नहीं लगेगा तो कौन सा फार्मूला होगा, ये एक फार्मूला होता है, होता तो है, लेकिन थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली लिया करिए। प्रैक्टिकली लेने का मतलब ये है कि ये गतिशील है, यानी कि गति से चल रहा है। किस गति से, 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। अब इसमें फोर्स लगा दिया गया तो 8 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगा, तो भैया ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा, तो चल रहा है। जो पिंड चल रहा होता है, जिसमें गति होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और हम जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं क्या, जो गतिज ऊर्जा होती है, या जितनी भी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ही कार्य के बराबर होती है। आंख मूंद के जो है इसे लिख लीजिए कि जो ऊर्जा होती है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, वो सब की सब कार्य ही होती है। देखिए, जो रेलवे में क्वेश्चन आता है कार्य ही पूछा जाता है, लेकिन कार्य आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, F इंटू डी। ठीक है, वो तो बच्चे भी कर लेंगे। क्या देगा वो, कहीं ना कहीं से ऊर्जा, और सारे जितने न्यूमेरिकल आपके यहाँ से बनते हैं सब ऊर्जा के ही बनते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको ऊर्जा निकालना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, वही आपका कार्य हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², ये होती है mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा थी वो, और दूसरे वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा थी वो, दोनों को निकाल के माइनस कर दे, वही आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं, यानी कि हाफ m तो वही रहेगा v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m v2 का स्क्वायर। तो हाफ m कितना है, m तो 1 है, तो 1 रख देंगे। v1 कितना है, 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2, m की वैल्यू ये, और v की वैल्यू रख देंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा बटे 2, माइनस में 8 64 आ जाएगा बटे 2, 2 से काट दीजिए 8 आ गया, और ये आ जाएगा 2 से कटेंगे 32, 32 में से 8 गए तो 24 आपका जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे रखना चाहिए था क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस पे ध्यान ना दीजिए, इसको आगे रखना चाहिए था, तो 24 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली याद रखिएगा, जो ग्रुप डी में सवाल आ रहे हैं या एनटीपीसी में सवाल आ रहे हैं, वो आपके कार्य तो पूछ रहा है, लेकिन वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पे सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है
कि 4 कूलाम के आवेश को, ठीक है, 4 कूलाम के आवेश को 18 वोल्ट के विभवांतर में चलाने में किया गया कार्य की गणना। फिर देखिए कार्य आ गया, तो कार्य आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जो ये जो कार्य था ना, ये कार्य है, जान लीजिए कि मैकेनिकल का। अब ये कार्य जो है तार के अंदर होना है, यानी कि अब ये जो आवेश वाला तार होता है, आवेश वाला कार्य होता है, ये आपके फिजिक्स सेकंड में आता है। ये कहा जा सकता है जो आपके करंट वगैरह में कार्य होता है वहां पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, वह जो है कूलाम दे रखा है, यानी कि आवेश दे रखा है, आवेश दे रखा है 4 कूलाम, ठीक है, कूलाम। अगर आवेश कहे या ना कहे, लेकिन कूलाम दे रखा है, कूलाम का मतलब ही होता है आवेश, क्योंकि इसका मात्रक है। कूलाम दे रखा है, इसका मतलब आवेश है, और आवेश को हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यू फॉर आवेश, ठीक है। तो ये आवेश दे रखा, उसके बाद जो है विभवांतर दे रखा, विभवांतर V दे रखा है, कितना दे रखा, 18 वोल्ट ये दे रखा है। अब पूछा गया कार्य बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आपको वाकई में न्यूमेरिकल सीखना है ना, तो सबसे पहले ये कि ये मालूम होना चाहिए आवेश होता क्या है, विभवांतर होता क्या है। अगर इन 2 शब्दों को जान जाएंगे तो जितने भी सवाल आएंगे उसे आप कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आवेश देखिए क्या होता है। देखिए आवेश का मतलब होता है, आवेश का मतलब होता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो जाए और या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो जाते हैं तो वो आवेश बन जाता है, या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो आवेश बन जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो धनावेश बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो ऋणावेश बन जाता है। यानी कि ये कुछ नहीं होता है, ऐसा मान लीजिए चार्ज का मतलब एक जो है एकत्रित, जान लीजिए बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकत्र कर दिया गया, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकत्र कर दिए गए, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत इकट्ठा कर दिए गए, तो इसी को कहा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी पावर आ जाती है, जब भी चार्ज इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत बड़ी पावर आ जाती है। जैसे बादलों, जब बादल एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें भी एक बादल जो आपस में जब रगड़ते हैं तो उसमें भी जो है वो धनावेश या ऋणावेशित हो जाते हैं। वहीं से बिजली जब रगड़ते हैं बादल, वहीं से बिजली का जो है उत्पत्ति होती है, और वही बिजली जब किसी पर वही आवेश ही गिरता है, यानी कि जो बादलों का आवेश होता है वही कहीं पे बिजली गिरती है, और जब गिरती है तो पूरा ध्वस्त कर देती है। तो आप समझ पा रहे हैं आवेश क्या होता है। आवेश जान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनों का पूरा एक समूह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का पूरा एक समूह होता है, वो जिस पे गिर जाएंगे उसको पूरा ध्वस्त कर देंगे, वही होता है ये कूलाम, यानी कि आवेश होता है। समझ पा रहे होंगे। तो ये धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, तो ये तो आवेश हो गया। अब आवेश तो हो गया, मान लीजिए आवेश तो हो गया, तो आवेश क्या है, ये पूरा इकट्ठा है, ठीक है, एकत्र है, पूरा जो है ये एकत्र है, ये पूरा आवेश एकत्र है। तो आवेश जब तक एकत्र है वो बेकार है, ठीक है, आवेश जब तक एकत्र है वो बेकार है। ये मान लीजिए एक खंबा यहाँ पर है, एक खंबा यहाँ पर है, और यहाँ पे इसमें तार लगा दिया गया। अब यहाँ पे अगर छुआ दिया गया, ये आवेश यहाँ से यहाँ तक चलने लगेगा, आवेश चलने लगेगा। बस वहीं पे जब आवेश चलने लगता है उसी को ही धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश जब चलने लगता है तो उसे ही धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आवेश क्या है, यहाँ पे विभवांतर, यानी कि जब विभव क्या होता है, जब पर्टिकुलर किसी टर्मिनल पर, ठीक है, पर्टिकुलर किसी टर्मिनल पे जो आवेश होता है वो उसका विभव हो जाता है, ठीक है। और विभव इस पे मान लीजिए कुछ दूसरा विभव है, कुछ भी विभव है, मान लीजिए इस पे विभव है 108 डिग्री 108 वोल्ट का, और इस पे विभव है कितना, 90 वोल्ट का। तो यहाँ पे 90 वोल्ट ये ज्यादा होना चाहिए, 108 यहाँ पे होना चाहिए और 90 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्ट विभव है ये 90 वोल्ट, ये मान लीजिए खंबा है, यहाँ पे जो वोल्ट है वो 90 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पे 118, और इन दोनों का जो अंतर है, इसी विभव का जो अंतर होता है इसे ही विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो विभवांतर कितना, 18 वोल्ट, जो कि ये दे रखा है। भैया ये जितना ज्यादा होगा विभवांतर,
करंट उतनी तेज बहेगी। ये इस तरीके भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये खंबा हो गया, जितना ज्यादा ये ढाल होगी उतना तेज उसमें जो है आवेश बहेगा। तो आवेश बहाता कौन है? वही आवेश जो बहता है उसी बहाने में जो किया गया कार्य होता है यही निकाला जाता है। तो आवेश को बहाने में किया गया काम क्या होता है? CV होता है, CV। ठीक है, इसको CV जो है, C से भी कुलाम को C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C फॉर कुलाम होता है। ठीक है, तो CV होता है, कार्य जो हो जाता है CV हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 4 कुलाम इंटू में 18 वोल्ट यानी कि 72 आपका ये कार्य जो हो जाएगा, जूल में नापा जाता है, तो 72 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने समझा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो गया। फिर अगला देखेंगे, एक व्यक्ति 25 सेकेंड में 1000 जूल का कार्य करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। फिर ऊर्जा पे आ गया सवाल। ठीक है, फिर ऊर्जा पर आ गया सवाल। ऊर्जा पे सारे सवाल आए हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? खर्च की गई ऊर्जा बताइए। कह रहा है 2 सेकंड दे रखा। 2 सेकंड का मतलब है ये टाइम दे रखा है T, और उसके बाद जो है टाइम के बाद जो है 1000 जूल ये दे रखा। 1000 जूल क्या होगा? ये कार्य मान सकते हैं। ठीक है, कार्य होगा 1000 जूल। कार्य करने में कितनी ऊर्जा की खपत होगी? ठीक है, ऊर्जा क्षय होगी। और जो ऊर्जा क्षय होती है, ठीक है, जो ऊर्जा क्षय होती है वो आपकी होती है शक्ति। ठीक है, शक्ति का मतलब पावर। जो पावर होती है वो क्या होती है? पावर बराबर कार्य बटे समय, ये होता है। यानी कि कार्य करने की दर, याद रखिएगा, शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है कार्य करने की दर। याद रखिएगा, दर का मतलब है नीचे समय रहेगा। और ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अगर कार्य करने की क्षमता कहेगा तो वो ऊर्जा है। याद रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ये ऊर्जा होगी। और ये दर जब कह देगा तो ये शक्ति हो जाएगी, यानी कि पावर हो जाएगी, वाट में जिसको नापते हैं। तो यही होती शक्ति क्षय। शक्ति जब क्षय होती तो इसी में होती है। कार्य कितना दे रखा है? 1000 जूल। 1000 जूल दे रखा। नीचे समय कितना? 2 सेकंड में। 2 सेकंड काट देंगे तो 500 जो आ जाएगा ये वाट आ जाएगा, वाट, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है ये वाट होता है। तो 500 वाट ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, एक परिपथ में 6 मिनट में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, आवेश की मात्रा बतानी है। ठीक है, दे रखा है, समय दे रखा है। ठीक है, समय यानी कि टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है जो है 6 मिनट। 6 मिनट का समय दे रखा है। और जो है एम्पियर धारा दे रखी है, यानी कि धारा एम्पियर में नापा जाता है। धारा एम्पियर में, यानी कि आई दे रखा है कितना? 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या पूछा है? चार्ज, आवेश पूछा है। क्यों? आवेश। ठीक है, आवेश पूछा है क्यों। अब क्या करेंगे? देखिए, यहां से परिभाषा से लेंगे धारा क्या होती है। धारा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया धारा क्या होती है। जब चार्ज यहां से, ये चार्ज है Q, जब यहां से ये Q जो है, ठीक है, जो चार्ज होता है Q, आवेश जो होता है बहने लगता है। जब चार्ज बहने लगता है तो उसे धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक जगह पे इलेक्ट्रॉन एकत्र है, वही इलेक्ट्रॉन जब तार में बहने लगेंगे तो वही धारा बन जाएगी, करंट बन जाएगी। जैसे आपके घर में जो तार लगे होते हैं, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन चला करते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि इसमें धारा या करंट बह रही है। ठीक है, तो धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। सीधा सीधा आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही आपकी धारा हो जाती। धारा की यही डिफिनेशन है। ठीक है, यानी कि I बराबर क्या होता? आवेश Q अपॉन दर। दर का मतलब समय, यानी कि T आ जाएगा। रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। I कितना है? 0.6 है एम्पियर, बराबर Q कितना है ज्ञात करना है, और समय कितना? 6 मिनट है। तो 6 ऊपर आएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, गुणा कर देते हैं। 6 मिनट है, मिनट नहीं हमें सेकंड चाहिए होता है, क्योंकि 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं वही उसकी धारा हो जाती है। तो यहाँ पे मिनट नहीं, हमको सेकंड चाहिए, तो मिनट को 60 से और गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल गया। अब ये दशमलव हटाया, 10 लगाया, 10 से 0 कैंसिल, 6 6 6
3 6 है, गुणा कर लेंगे तो 216 आवेश, आवेश है तो कुलाम आ जाएगा, ठीक है, कुलाम आ जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका केवल एक लाइन की डिफिनेशन याद रखिए, जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊंचाई उठाकर अपने सिर पर रख लेता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे कार्य फिर से पूछ लिया है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक राज की बात बता दें, राज की बात ये है कि जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अगर पहली शिफ्ट में कार्य का क्वेश्चन आया है तो दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में भी कार्य का क्वेश्चन रहेगा, दूसरे दिन भी कार्य का ही क्वेश्चन रहेगा, अलग क्वेश्चन नहीं होगा। ये गांठ मान लीजिए, अगर पहली शिफ्ट में कार्य आया है तो दूसरी शिफ्ट में कार्य 100% रखेगा, ये जान लेना, और 2-3 दिन तक रखेगा उसे, ठीक है। ये बहुत ही अंदर की बात है। फिर देखिए क्या दे रखा है, 20 m मास दे रखा, द्रव्यमान दे रखा, द्रव्यमान कितना दे रखा, 20 kg, ठीक है, 20 kg दे रखा है। फिर उसके बाद जो है दे रखा है जमीन से ऊपर, हाइट पे उठाना है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना उठाना है, ऊंचाई उठाना है 2 मीटर है, 2 मीटर ऊंचा उठाना है। फिर उसके बाद कह रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो कार्य तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं जानते हैं कि नीचे से उठा के सर पे रख लिया तो क्या कार्य होगा, ठीक है। तो ये जो कार्य होगा ना, ये स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh के बराबर होगा, सीधा सीधा, ठीक है, mgh। यहाँ पे जो कार्य होगा वो अब स्थितिज ऊर्जा, जब भी कोई चीज हम नीचे से उठा के ऊपर पर लाते हैं तो वहां पे mgh स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। जब भी नीचे से उठा के ऊपर लाते हैं mgh जरूर आ जाएगा, तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होगा। और कौन सी ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज जमीन से उठकर ऊपर जाती है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टंकियां होती हैं, टंकियों में पानी भरा होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है। इसी में रख देंगे, m की वैल्यू कितनी है 20, गुणे में g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू ज्यादातर जो भी होता है 9.8 या 10 रखा जाता है, शायद आपके क्वेश्चन में 10 दिया है। h कितना है, हाइट दे रखी 2, अब 2 दूनी 4 और डबल 0, और कार्य है तो जूल आपका आंसर आ जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी नीचे से ऊपर उठाया जाता है, नीचे से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए सुबह वाली जो शिफ्ट हुई थी उसमें गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन आया था, और जो दोपहर वाली शिफ्ट है उसमें देखिए ये स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन आया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बदलेगा नहीं, थोड़ा सा स्थिति से गतिज, गति से स्थितिज ही करेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है। देखिए चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पर और पृथ्वी पर, ठीक है, 2 पर है, चंद्रमा और पृथ्वी 2 चीजें हो गई। देखिए पृथ्वी पर जो जी है ना, जी पृथ्वी पर जो जी है और चंद्रमा पे जी है, केवल ये से जी के मान में परिवर्तन होता है। किसमें होता है परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पर 1 ही रह जाएगा, यानी कि लगभग पृथ्वी पर 6 गुना ज्यादा है। पृथ्वी पर क्या है, 6 गुना ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे कोई चीज अगर 6 किलो की है तो चंद्रमा पर 1 किलो की रह जाएगी। द्रव्यमान नहीं चेंज होगा, भार चेंज होगा। क्या, भार चेंज होगा, क्योंकि भार जो होता है mgh होगा, m कभी नहीं चेंज होगा, द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा, द्रव्यमान m कभी नहीं चेंज होगा, केवल चेंज होता है तो g चेंज होता है। और g चेंज होने के बाद क्या चेंज हो जाता है, भार ही चेंज हो जाता है। द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा, हमेशा भार चेंज होता है। भार क्योंकि होता है mg होता है, m वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, केवल g बदलेगा। तो चंद्रमा पे g कितना होता है, 1/6 होता है, यानी कि चंद्रमा पे बहुत ही कम होता है और पृथ्वी पर ज्यादा होता है। कितना होता है, 6 गुना ज्यादा होता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो सुबह की शिफ्ट में आया था। अगली शिफ्ट में देखिए यही पूछा गया, चंद्रमा का भार बराबर डैश गुणे पृथ्वी का भार, ठीक है। यानी कि चंद्रमा का भार बराबर, देखिए कहने का, क्वेश्चन पूछने का केवल सेंस बदल गया, डैश रख दिया और पृथ्वी का भार। तो मैंने बताया कितना, चंद्रमा का भार हमेशा कम रहता है और पृथ्वी का भार जो है ज्यादा रहता है। तो ज्यादा को क्या करोगे, पृथ्वी का भार है ज्यादा है
ज्यादा में क्या करोगे, 6 से भाग दे दोगे, जब 6 से भाग दे दोगी तभी तो चंद्रमा पर भार आएगा, ठीक है। तो भाई 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगला शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया। फिर अगला ये क्वेश्चन दे रखा है, तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है 70 केजी के भार को उठाने के लिए 70 केजी, यानी कि द्रव्यमान जहाँ पे दे रखा है 70, ठीक है, 70 दे रखा है कि के लिए जो है 98 कार्य करना पड़ता है, 98 जूल, यानी कि कार्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा, 9800 जूल, ये काम दे रखा है। और ये पूछा गया है कि ऊंचाई तक उठाया गया तो ऊंचाई h ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछा गया। अब देखिए, अगर आप उस दिन पेपर दिए होते, ठीक है, और आपको ये मालूम हो जाता कि सुबह शिफ्ट में एक कार्य का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए तीनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, पहले गतिज ऊर्जा, फिर दोनों शिफ्टों में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और 2-3 दिन तक का यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेपर देखिए कितना इजी हो जाता, बस अगर एक शिफ्ट हो गया तो उसके बाद आपका पेपर बिल्कुल हलवा हो जाता, मालूम हो जाता कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो कार्य बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कार्य बराबर जो होता है mgh होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से ऊपर तक उठाना है। अगर उठाना है तो स्थितिज ऊर्जा लगेगी, स्थितिज ऊर्जा का मतलब हो गया mgh, ठीक है, mgh ये कार्य हो गया, यही है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्जा ही क्या होता है, कार्य होता है। रख देते हैं कार्य की वैल्यू 9800, m की वैल्यू कितनी है, 70 है, गुणे में g की वैल्यू 10 रख दीजिए, h की वैल्यू पता नहीं है, 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 1 है, और 7 से काट देंगे, 7 का नाम 7, 2 7 चौका 28, यानी कि 14 आ जाएगा मीटर, हाइट है ना, तो 14 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस ढंग से ये तीसरा क्वेश्चन उसी ऊर्जा का हो गया। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 25 ग्राम के सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आपसे केमिस्ट्री का है न्यूमेरिकल, तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के साथ में लेके चल रहे। कह रहा 25 ग्राम के सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या पूछी गई, यानी कि मोल आपको बताना है। तो मोल कैसे निकालेंगे, देखिए मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो भार तो भैया हम रख देंगे 25, है ना, भार तो हम कितना रख देंगे, 25 रख देंगे, लेकिन अणु भार कैसे लिखेंगे, भार बटे अणु भार, ये सूत्र होता है भार बटे अणु भार। अणु भार आपको निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, ये होता है। अब सबका हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, भार हम लिख रहे हैं भार, ठीक है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, कितने अणु है, 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। सल्फर, सल्फर का क्रमांक कितना होता है, सल्फर का क्रमांक होता है 16, और जो भार होता है दुगना होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सल्फर का जो भार आएगा ये क्रमांक है, और जो भार आएगा वो दुगना होता है, लगभग सबका नहीं होता है, कुछ का अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका होता है। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, लेकिन इसका भार कितना होगा, 16, तो इसका भार कितना हो जाएगा 16, और कितने अणु है, 4 अणु, तो ये हो जाएगा, तो 2 + 32 + 16 चौको 64 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, ठीक है, 4 2 6 2 8, 8 हो गया, और 6 3 9, 98, यानी कि अणु भार कितना आ गया, 98। अब 98 आगे ये हमें हल करना है। अब इसे आप हल करेंगे तो बताइए, अब हमको भाग देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आपको विकल्प हम बताएंगे, विकल्प से कैसे करना है, ठीक है, विकल्प से ही करना है आपको। 25 दे रखा है और 0.255 दे रखा है, ये है। अब देखिए 25 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लगभग कितना है, 100 है, लगभग कितना है, लगभग 100 है नहीं, लगभग 100 है, ठीक है। तो लगभग जब आपके 100 है, ठीक है, लगभग 100 मान लीजिए, अगर 100 मान लीजिए तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। अच्छा 0.25 के आसपास ढूंढिए क्या लिखा है, ये तो 255 बहुत ज्यादा है, काट दीजिए। ये 0.025 से बहुत ही कम है, यहाँ पे कितना है 0.25, और ये 0.025 बहुत ही कम है, हटा दीजिए, ये 25 लिखा हटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप अपने मोबाइल से काट के देखेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए 100
और 100 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 0.25 के यही तो है आपके आसपास, देखिए 0.25 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 इसलिए हुआ क्योंकि 2 कम ही है, इसीलिए आपका आंसर आया। ठीक है, तो वहां भाग देके नहीं देखना है, इस तरीके के नई नई ट्रिकें आपको प्रयोग करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 120 किग्रा द्रव्यमान की बंदूक से 120 किग्रा की द्रव्यमान की बंदूक से, मान लीजिए कोई बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक हो गई। कह रहा एक बंदूक है 120 किलोग्राम की बंदूक है, 120 किलोग्राम की बंदूक की ग्राम लिखा था किलोग्राम, इतनी बड़ी बंदूक है, शायद तोप हो सकती है। ठीक है, इतनी बड़ी बंदूक से एक 0.0 की गोली चलती है, कितनी, इसके गोली निकली, यहां से एक गोली निकली। ठीक है, यहां से एक गोली निकली, तो गोली जो है 0.04 ग्राम की है, 0.04 केजी की ये भी है। ठीक है, किलोग्राम, तो किलोग्राम की ये भी दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है दागी गई गोली की गति 90, गोली की इसकी जो गति है वो कितना है, 90 है, 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी गति बतानी है कि इसका वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी गोली आगे चलेगी तो गोली आगे की ओर जाएगी, बंदूक पीछे की ओर जाएगी। तो गोली इसका मास इतना है और इसका जो है वेग इतना है, मान लीजिए, इसका द्रव्यमान इतना है, इसका वेग इतना है, मान लीजिए। ठीक है, तो गोली जब भी चलाई जाती है तो संवेग संरक्षण का नियम लगता है। संवेग संरक्षण में क्या होता है, संवेग क्या होता है, ठीक है, वेग इंटू द्रव्यमान। ठीक है, ये बराबर रहता है, द्रव्यमान ये बराबर रहेगा वेग इंटू द्रव्यमान, यानी कि जो गोली का संवेग होगा ये और जो इसका संवेग होगा बराबर होगा। संवेग क्या होता है, वेग इंटू द्रव्यमान, यानी कि इसका गुणनफल ये और इसका गुणनफल, क्योंकि ये क्या है, वेग है और ये क्या है, द्रव्यमान है। ये गोली का ले लेते हैं, इधर गोली का हो गया और इधर बंदूक का हो गया, ये आपका द्रव्यमान हो गया और ये आपका वेग हो गया। तो दोनों का संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है। अब इसको कर लेते हैं, v 120 बराबर 0.04 बटे में 100 लगा दिए और इंटू में 90 हो गया। काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 3 12 और 3 से काटेंगे 10 और 3 से काटेंगे 3, यानी कि v बराबर ये 10 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि 3 ऊपर और ये 10.100 आ गया। जब 10.100 आ गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 गुणे और ये 2 जीरो है। ठीक है, 2 जीरो है, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 3 रहा और ये जब जीरो ऊपर जाएंगे तो 2 जीरो है, तो ये माइनस की पावर लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगला ये क्वेश्चन दे रखा, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। अभी मैंने बताया था कार्य करने की जो दर होती है, दर का मतलब वो पावर हो जाती है, पावर। ठीक है, यानी कि पावर हो जाती है, जिसको कहा जाता है पावर, यानी कि जो भी आप समझ लो। ठीक है, पावर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण बताना है। कार्य जब शून्य हो जाता है तब, ठीक है, कार्य जब शून्य हो जाता है उस डिग्री में, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर जो होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। W बराबर जो कार्य होता है एफ डी, यानी कि बल, जैसे हम बल लगा रहे हैं इस पर, और जब हम इस पे बल लगा रहे हैं, ये बल हो गया, ये बल हो गया, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन क्या है, डी है, डी विस्थापन है, यानी कि उसको थोड़ा सा हम लोग अपनी जगह से, इसको थोड़ा सा अपनी जगह से हिला देंगे। अगर हिला ले गए तो कहा जाएगा काम हो गया। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि जो हमने बल लगाया है और जब चीज को थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर दिया है तो उसी को कहा जाता है कार्य हो गया। अब इसमें कॉस थीटा भी लगता है। ठीक है, तो कह रहा कार्य जीरो हो जाए, तो कार्य जीरो होने का मतलब है एफ इंटू डी और कॉस थीटा हो जाए, तो ये भी पूरा जीरो, ये नीचे फेंकेंगे ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान किसमें जीरो होता है,
किस में 0 होता है, 90 में 0 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, cos 90 का मान होता है 0, तो ये कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 में। ऐसा होता है कि जब आपका कार्य 0 हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं, जैसे नीचे आपकी कोई बोरी रखी है और बोरी को उठा के ऐसे सर पे रख लिया, ठीक है, सर पे रख लिया और फिर उसको जो उठा के नीचे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 90 डिग्री का कोण होता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि जब ऊपर आया नीचे आया तो यानी कि वही अपने स्थान पे रहा, तो कोई भी कार्य नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। वैसे 90 डिग्री पे कोई कार्य फिजिक्स में तो नहीं माना जाता है, ठीक है, फिजिक्स में कोई कार्य नहीं होता जब 90 डिग्री पर फोर्स और विस्थापन होता है, ठीक है। मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं, जैसे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, इधर की दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है, और वस्तु आपकी डिस्प्लेस ऐसे हो रही 90 डिग्री में ऐसे, तो आपने कुछ कार्य किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर आप कार्य करते तो वो वस्तु इधर खिसकती, ना कि वो 90 डिग्री पे इधर हो जाती, ठीक है, यानी कि ये आपने कार्य नहीं किया, अपने आप किसी तरीके से हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। अगला ये कह रहा है किसी माध्यम में एक कण 25 सेकंड में, 25 सेकंड क्या है, समय दे रखा, टाइम 2 दशमलव इतना सेकंड, इतने सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, यानी कि कंपन पूरा करता है, 40 कंपन पूरा करता है। तो पूछा गया आवृत्ति बताइए, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में कंपन की संख्या बतानी होती है। 1 सेकंड में कंपन की संख्या जो होती है और इसकी आवृत्ति हो जाती है। देख लेते कितना है, आवृत्ति बराबर कंपन कितने हैं, 40 है कंपन, और कितने हैं 2.5 सेकंड में, ठीक है, 2.5 सेकंड में 40 कंपन, तो 1 सेकंड में कितना देखते हैं, 0 बढ़ा दिए, 5 से गया 5 25, 5 8 40 हो गया, अब 5 से काटेंगे 16 आ गया, यानी कि 16 जो है इसकी हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज जो है इसकी आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है, आवृत्ति हो जाएगी इसकी इतनी हर्ट्ज, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, कह रहा किसी तत्व के समस्थानिक संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन हो तो परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या समस्थानिक। देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई भी एटम होता है, ये हमने एटम बना दिया, कोई भी एटम है यानी कि परमाणु है, कोई भी एटम है परमाणु है, तो उस परमाणु में क्या होता है, P फॉर प्रोटॉन होता है, N फॉर न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, P फॉर प्रोटॉन होते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन होते हैं, और आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो भैया ये चीज जो इतनी होती इसको कहा जाता है परमाणु भार। यानी कि परमाणु भार का मतलब क्या हो गया, यानी कि परमाणु भार बराबर क्या हो गया, दोनों का योग P + N, यानी कि ये इसका अंदर जितना होगा दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, ठीक है, बाहर वाला नहीं, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा परमाणु भार। P क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये होता है परमाणु क्रमांक होता है P को, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणुओं की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को। अब परमाणु भार हमसे दे रखा कितना है, दे रखा 298 बराबर प्रोटॉन निकालना है, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन कितना दे रखा, न्यूट्रॉन दे रखा 189 दे रखा, इधर माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे 189 बराबर प्रोटॉन के, तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, इधर 8 में से 8 गया तो 0 आ गए 1, यानी कि ये प्रोटॉन आ गए, और ये प्रोटॉन ही जो होंगे कितना 109 जो प्रोटॉन आए हैं, यही आपका परमाणु क्रमांक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 17/9/2018 के तीनों शिफ्ट के पेपर हल किए, ठीक है, लगभग 16-17 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और फिर अगले यानी कि कल हम लोग इसके आगे के यानी कि 18 तारीख के तीनों शिफ्ट के पेपर एक साथ हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।